नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आज हमारे इस कार्यक्रम में एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनका नाम है मनोज श्रीवास्तव जी, जो कि भारतीय केसरिया वाहिनी संगठन से हैं। वो सर, आपका स्वागत है प्राइम टीवी पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में और आपके संगठन के बारे में। आ, मैं विगत 25-30 वर्ष हो गया सामाजिक जीवन में। और इस वक्त मैं भारतीय केसरिया वाहिनी का दायित्व मुझे मिला हुआ है। जी जी। और 14 राज्यों में इस वक्त भारतीय केसरिया वाहिनी कार्य कर रही है। जी जी। और इसके साथ ही हम लोग एक जो भारत की आत्मा है, जिसे हम सनातन कहते हैं, जी जी। उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सफलता भी मिल रही है। अभी आपने कुछ शहरों की यात्रा भी किया है, तो क्या जी। उद्देश्य था उसका? अभी मैं मथुरा, काशी हम्म। और अयोध्या की यात्रा किया। और इसमें सिर्फ यात्रा का तात्पर्य यह था कि हम लोगों को अधिक से अधिक कनेक्ट करें, हम्म। और ताकि वो धर्म के प्रति उनको आस्थावान हो और उन्हें मालूम चले कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है। हम्म। क्योंकि सनातन के बारे में अभी बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कि है क्या। हम्म। और भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जो सनातन है, सनातन मतलब सत्य और सही और सत्य की राह पे चलने वाला। और सत्य की राह पे चलना कौन किसको नहीं पसंद है। हम्म। तो उसे जानना चाहिए कि है क्या हम। और हमारी ये मट्टी है, और हमारा ये पुरानी परंपरा है, 10,000 वर्ष पुराना, जो विलुप्त होने के कगार पे है। अगर अभी हम लोग इस पे कार्य नहीं करेंगे तो आने वाले समय में तो ये विलुप्त हो जाएगा इस देश से। ऐसे बहुत से संगठन हैं जो चल रहे हैं वो, तो क्या जी। आपको लगता है कि ये लोग आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे आपसे? देखिए, हर संगठन का हम्म। अपना एक अलग टारगेट होता है, अपना एक अलग कार्य करते हैं। हम्म। जैसे एक डॉक्टर होता है, दांत का डॉक्टर होता है, आँख का डॉक्टर होता है, हड्डी का होता है, कोई सर्जन होता है। तो उसी प्रकार से नाना प्रकार के डॉक्टर होते हैं। इसी प्रकार के जितनी भी संगठन है, इनका मूल कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ सामाजिक उसमें कोई अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके अपने अपने लोगों के तरीके हैं काम करने का। लेकिन जो मूल्य है हम्म। वो तो हमारा सनातन है, जिसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। और अभी 15 तारीख से, हम्म। 15 जनवरी से राम जन्मभूमि के लिए भी हम लोग देश भर के तमाम लोगों से हम्म। सहयोग की प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग हम्म। सहयोग करें और एक आखिरी पूर्णति आपने इसको राम करें। जन्मभूमि का जिक्र किया है, और अभी हमने कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी। उनसे मैंने इस मुद्दे पर बात किया था कि राम जन्मभूमि के लिए चंदा लिया जा रहा है, 100, 500, 1000। तो उन्होंने कहा कि ये चंदा राम जन्मभूमि के लिए नहीं लिया जा रहा है, ये चंदा बीजेपी जो है अपनी चुनाव की तैयारी कर रही है, ये उसके लिए है। मैं यहाँ पे बड़ा स्पष्ट करूं हम्म। कि इस पूरे मुहिम में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और कहाँ भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व है, एक बात। और ये उसी प्रकार का अफवाह है जैसे कि किसान के मुद्दे पे दुनिया भर की अफवाहें हैं, और जो सिरे से गलत साबित होती आ रही हम्म। हैं। ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हमारा संगठन भारतीय केसरिया वाहिनी इसमें है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे साथ जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं वो राष्ट्रीय स्वयं संघ के लोग हैं, लेकिन वो भी हमारे पीछे हैं। फ्रंट लाइन में तो विश्व हिंदू परिषद है और भारतीय केसरिया वाहिनी है और बजरंग दल है। इसमें बीजेपी का कहीं का कोई तात्पर्य नहीं। हम्म। और ये हमारी राजनीतिक कोई विंग है नहीं। बीजेपी, देखिए होता क्या है कि बड़ी विचित्र विडंबना है। अगर राम मंदिर की अगर बात की जाए या सनातन की बात की जाए या धार्मिक आस्था की बात की जाए, तो उसको लोग बीजेपी से कनेक्ट कर देते नहीं, हैं। क्योंकि उन्हीं की सरकार में इतना बड़ा मुद्दा हल हुआ है, वरना तो सालों से अटका था मुद्दा ये। नहीं नहीं, सरकार में ये तो किसी की सरकार होती है, ये तो बीजेपी श्रेय तो यही ले रही ना कि जो है मेरी सरकार में इतना बड़ा मुद्दा हल हो गया है। ये तो कोर्ट का फैसला था। और भारत का व्यक्ति जो है जान रहा है, ये कोर्ट ने ये फैसला दिया, और उस कोर्ट के फैसले का भारत का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान करता है। और इसमें सम्मान का विषय है, ये तो इसमें ऐसी बात नहीं है। और सरकार बीजेपी की होती है या किसी की भी होती है, अगर कोर्ट का फैसला आता तो उसको मान्य होना चाहिए था। मतलब आपका मानना है जिस तरह से बीजेपी श्रेय ले रही है कि जो है मंदिर का फैसला उसकी सरकार में उसने किया है, तो ये गलत है मतलब?
नहीं, मैं इसको गलत या सही के तात्पर्य से नहीं, हाँ। मैं नहीं देख रहा, क्योंकि ये फैसला कोर्ट का फैसला कोर्ट था का फैसला था। और कोर्ट ने इसको किया, और हम्म। बीजेपी इसमें चूंकि हाँ ये उसके पक्षधर थी, और ये संजोग है कि वो उनकी ही सरकार है, और उसको वो श्रेय मिल रहा है, तो लेकिन फैसला तो कोर्ट का है। देश में इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है किसानों का, लगातार बदली में डटे हुए हैं 26 नवंबर से अभी तक फैसला नहीं आया है, और आज भी 8वें दौर की बात जारी है, अभी तक कोई हल निकला नहीं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक फैसला का 4 विषय था, 4 विषय में से 2 विषय का निर्णय निकल गया, और जहां तक किसानों के साथ मुझे लग रहा है कि जो एक कंफ्यूजन का माहौल है, और सरकार और उसको लेकर, जैसे आपने सुना कि दुनिया भर के व्हाट्सएप पे, सोशल्स पे बताया गया कि रिलायंस ये कब्जा अगर कर लेगा, ये कर लेगा, बल्कि रिलायंस ने तो आज बड़ा क्लियर किया कि नहीं साहब, हम तो इस व्यवसाय में जा ही नहीं रहे और मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे समय में उनके टावर्स को तोड़ना, जबकि आज ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग ऑफिस का काम घर में बैठ के नेट से कर रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है। और इस विषय पे मुझे लग रहा है कि आगामी 7 तारीख को जो इनकी जो बैठक होने जा रही है, वो निर्णायक बैठक होगी, और इसमें कोई ना कोई हल देश के लिए निकलेगा, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं, और अन्नदाता अगर कंफ्यूज है तो ये हमारे भारत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं वो किसान नहीं है, पक्ष के लोग कह रहे हैं उसमें ये किसान नहीं है। देखिए, भारतवर्ष के अंदर 60% आबादी लगभग जो है किसान की है, 60 करोड़ करीब किसान है, और जो वहां पे आंदोलन कर रहे हैं वो कितने प्रतिशत हैं, कितने लोग हैं, आप ये देख रहे हैं। और वो भी सिर्फ एक राज्य से, पंजाब से, और पंजाब के अंदर एक जिस पार्टी की सरकार है वहां पे, वो केंद्र की सरकार से उनका तालमेल नहीं है। तो ये निस्संदेह हमें इसमें लगता है कि किसानों के साथ एक कंफ्यूजन की स्थिति खड़ी की जा रही है। और जहां तक मैं इनकी बात करूं, ये राजेश टिकैत जी की, मुझे अच्छी तरह, राजेश टिकैत जी की, राजेश टिकैत जी ने 4/6/2020 को जब ये लोकसभा में पारित हुआ था, तो 4 तारीख के अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सरकार को बधाई दी थी। उसकी कटिंग मेरे पास है, कहिएगा तो भी मैं ऑन एयर आपको दिखा भी दूंगा। उन्होंने बधाई दिया था कि जिसके लिए महेंद्र सिंह टिकैत पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे, वो आखिर में उस सरकार ने उसको पूरा किया। तो ऐसी कौन सी व्यवस्था होगी कि चंद महीनों बाद उनको आंदोलन करना पड़ गया? क्या कंफ्यूजन आ गया? यहां पे मैं आपको बताऊं कि सिर्फ ये एक राजनीति से प्रेरित मामला लगता है, वरना भारत बहुत बड़ा है। भारत में 60 करोड़ किसान है, और अगर 60 करोड़ किसान अगर सड़क पे आ जाए तो सरकार की कोई भी सरकार उसको संभाल नहीं सकता। आज चंद लोग, चंद परसेंटेज में भी लोग नहीं है जो इसका विरोध कर रहे हैं। किसान उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है, झारखंड में है। यहाँ का किसान किसान नहीं है क्या? सिर्फ किसान पंजाब का किसान है, बल्कि ये कॉर्पोरेट जो किसानी कॉन्सेप्ट है पंजाब में 18 वर्षों से चल रहा है। और 2002 में यही वर्तमान जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, इसको लागू किया था उन्होंने। जब 18 साल से वहां पे किसानों के संग धोखा नहीं हुआ, तो आज कैसे धोखा हो जाएगा पूरे देश के किसानों के साथ? विषय ये। जिस तरह से कोरोना वैक्सीन का मामला चल रहा है, और कल जो है इसको मंजूरी भी दे दी गई है, लेकिन उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि वो वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, उनको बीजेपी पर भरोसा नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा कि इस विषय पे मैं सिर्फ हंस सकता हूं, और मुझे अखिलेश जी से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये बयान एक बिल्कुल ही बचकाना बयान है, और एक मुख्यमंत्री हैं, और मुझे लगता है कि उनको एक बार पुनः अपने पिताजी के राजनीतिक विषय को समझना होगा। ये बीजेपी का वैक्सीन है, ये कहना तो भाजपा ही है, क्योंकि ये तो वैज्ञानिकों ने की मेहनत है, हमारे लोगों की मेहनत है। इसमें सरकार और बीजेपी या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की वैक्सीन से क्या मतलब? ये हमारे देश के लोगों के लिए बनाई गई है। वो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो साहब हम फ्री बांटेंगे। अरे फ्री बट रहा है, फ्री लग रहा है,
और इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है। तो मैं आपके चैनल से अखिलेश जी को सिर्फ अगर वो ये सुन रहे हो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कृपया करके इस तरीके के बयान से बचें। बाबा रामदेव, उन्होंने भी कल यही बयान दिया है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, उन्होंने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। बिल्कुल सही। रामदेव बाबा ने अपने यहाँ उन्होंने बहुत शुरू से ही कहा कि आप योगा करिए और योगा करके अपनी अगर बॉडी की ह्यूमिडिटी को आप बढ़ाए रखे रहते हैं तो ये बीमारी नहीं आएगी। और उन्होंने जो दावा किया, तो मैं आपको बड़ा बताऊं, जो योगा कर रहा है और वहां पे एक भी पेशेंट पूरे भारतवर्ष में अभी तक नहीं आया। इसके साथ ही एक चीज और बताऊं, जो जो भी लोग योगा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, एक बड़ा आश्चर्यजनक आपको उदाहरण उनके साथ और दे रहा हूं मैं। भारतवर्ष के अंदर 56,000 शाखाएं लगती हैं जहां पे सुबह योगा सिखाया जाता है और उन 56,000 शाखाओं में से एक भी केस कोरोना के नहीं पाए गए। तो अगर आपका बॉडी अंदर तंत्र सही काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है। लेकिन जो लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं उनके लिए तो ये प्राण बचाने का कार्य है ना। ये तो रामदेव बाबा, हर आदमी रामदेव बाबा नहीं बन सकता। बहरहाल, अच्छा, जो संगठन आपका है तो क्या सोचकर आप मैदान में आए हैं? किस तरह से आप काम करेंगे, किस तरह लोगों के बीच में आप जाएंगे, कैसे उनको आप अपने बारे में बताएंगे कि इस तरह से आप काम करिए? आप क्या सोचकर आप मैदान में उतरे हैं? देखिए, एक तो हम अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में, अपनी भारतीय परंपरा के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में जो हमारी रीति रिवाजों को लोग भूलते चले आ रहे थे, उनको बताने के लिए, जैसे कि हम हमारे यहाँ कई चीज़ें, एक कार्यक्रम चलते रहते हैं। जैसे एक मेरा प्रयास चल रहा है कि जो हमारे यहाँ गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों के समय में वो अच्छी बातें सुने, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। अगर वो पंजाबी हैं तो गुरबानी सुने, अगर वो जिस भी मजहब की हैं उनकी वो धार्मिक चीज़ें सुने, ताकि वो बच्चे जो हों वो बच्चे संस्कारिक हों। और ये सिर्फ हिंदू के लिए ही नहीं, ये सभी के लिए, और ये बहुत पुरानी पद्धति रही है हमारे यहाँ। तो ये आज दुनिया भर का आप बलात्कार देखिए, चाहे भ्रष्टाचार देखिए, चाहे जितनी भी चीज़ें देख रही हैं, तो अगर आजकल के लोग जिस तरीके के वातावरण में रहते हैं, जिस तरीके की चीज़ें को सुनते हैं, उसका असर उनके बच्चे पे पड़ता है। और उस पर हम लोगों का जन जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें से हम लोगों ने काफ़ी बस्तियों में जाके लोगों को किया और लोगों को आग्रह किया मैंने कि आप इस तरीके से काम करें तो काफ़ी अच्छा होगा। और मुझे लग रहा है कि भ्रष्टाचार की आपने बात किया है अभी, तो कल गाजियाबाद में सबसे बड़ा हादसा हुआ है जी, शमशान घाट में 25 लोग उसमें जाने जी, गई है। जी। तो सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो कल सामने आया है। जी, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इतनी आसानी से भ्रष्टाचार वो खत्म हो जाएगा? हो सकता है। देखिए, ये इतना जड़ में घुस गया है कि अभी इसको खत्म करने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन हाँ, ये है कि कार्य प्रगति पे है, रुकावट के लिए खेद, ये कहा जा सकता है। जो कल बड़ा हादसा हुआ, 25 लोग मरे गए, 3 उसमें इंजीनियर जो है बहुत दुखद है। सस्पेंड कर दिए गए हैं, उनको हटा दिया गया है। जेई और सुपरवाइजर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये जो दुखद है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। बिल्कुल भर्त्सना होनी चाहिए और गलत कार्य का गलत बिल्कुल होना चाहिए। और इस पे जांच हो रही है आखिर में इस तरीके का कैसे हुआ, क्योंकि ये तो किसी मानव समाज के लिए और उस जगह पे ऐसी घटना ये बिल्कुल नाबर्दाश्त से काबिल है। 2022 का चुनाव करीब आ गया है उत्तर प्रदेश में जी, तैयारियां अभी चल रही हैं और उसमें कई पार्टी भी जो है गठबंधन में शामिल हो रही है, जैसे कि सुभाष MIM। तो क्या आपको लगता है कि अगर कोई आपको इस गठबंधन में जो सुभाषपा का गठबंधन ओम प्रकाश राजभर का कोई अगर बुलाता है, आपको देता नहीं होता, तो क्या आप जाएंगे उसमें? जी, मैं बहुत लंबा वाला नमस्कार करूंगा, क्योंकि मेरे पास अपने विजन है और दुनिया समाज को देखने के मेरे अपने नज़रिया हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है। और फिलहाल मेरा अपना जो मिशन है, इस गठबंधन में ये कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव भी शामिल हो सकते हैं, MIM भी शामिल हो गई है, और भी छोटे दल है वो आ सकते हैं, आपका भी जिक्र हो रहा है कि वो भी आ सकती है इसमें। अब उनका अपना राजनीतिक व्यू है। उनको अगर लगता है कि वो आकर कुछ बड़ा समीकरण बदल सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इनके आने से कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है।
क्योंकि अभी भी आम आदमी पार्टी को जमीन पे कोई का उनका भी उस तरह से नहीं बन पाया है। और मुझे लग रहा है कि लड़ाई जो है वो पुराने ही समीकरण पे लड़ा जा सकता है, जिसमें बीजेपी और सपा और बसपा और किसी का मतलब ही नहीं है। तो 2022 में कैसे आप चुनौती देंगे, आप कैसे आप लड़ेंगे चुनाव? आप हम अकेले दम पे अगर बात की जाए तो किस तरह से आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, 2022 में एक तो हम प्रतिभागी के तौर पे नहीं हैं। हाँ पहले हाँ तो मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं। और हमारे एजेंडे जो हैं, जी जी हमारे एजेंडे को जो पार्टी सूट करती है उसको हम समर्थन बिल्कुल करेंगे। और अगर हमें लगता है कि वो हमारे एजेंडे को नहीं फुलफिल कर पा रहा है तो उससे अच्छा है कि हम जो हैं शांति प्रदान करके बैठें। लेकिन हम ऐसा अभी कोई कार्य नहीं करने जा रहे जिसके वजह से हमें समाज को, क्योंकि हमारा विजन दूसरा है, विश्वव्यापी विजन है, जहाँ पे अभी हम विदेशों में भी संगठन का विस्तार कर रहे हैं, जहाँ पे अभी दुबई है, बहरीन है, कुवैत है, नेपाल है और अमेरिका है, अफ्रीका के 2600 पूरे कॉन्टिनेंट्स में हम जा रहे हैं, जहाँ पे हम सनातन तो आपको के लगता नहीं कि सबसे पहले हमारा जो संगठन है वो हमारे देश में मजबूत हो, उसके बाद हम बाहर निकले? मजबूत है। इस पे लोग काम कर रहे हैं, काफी हाँ। समय से काम चल रहा है इस पे, बहुत अच्छी तो इसकी विदेशों में काम करना आपके लिए कुछ चुनौती भरा नहीं रहेगा? नहीं नहीं, वहाँ पे लोग हैं, वो हाँ वहाँ से वो लोग खुद ही संपर्क कर रहे हैं कि हाँ हम इस पे काम करना चाहते हैं। जैसा कि ये आपका कृष्ण जन्मभूमि जो विषय है, जहाँ इसका मैं संरक्षक भी हूँ, जिसमें इस्कॉन है विदेश, वो हमारे साथ उनके संग एक बैठक हमारी चल रही है। और भी हमने लखनऊ में उनके साथ में बैठ के हम लोग कई संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। और वो ऑलरेडी विदेशी कॉन्सेप्ट पे ही है। वहाँ पे इस्कॉन अमेरिका में है, अमेरिका सबसे बड़ी है, कनाडा में है, वहाँ पे तो है ही है। तो उन लोगों को बस खाली हमें जाके मिलना है, उनको एक विश्वव्यापी एक माहौल तैयार करना है। वहाँ से क्या फायदा मिलेगा आपको विदेशों में काम करने से? जो हमारे सनातनी है, हम्म जो हमारा सनातन से भारत के ही में तो है ही नहीं, हम्म, किसी भारत हम तो मैं तो पूरे सनातन पे जो आस्था रखने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ये पूरे विश्व में व्याप्त है। और सनातनी कौन है? जितने भी बौद्धिस्ट हैं, जितने भी सिख हैं, जितने भी लोग हैं, और मैं तो कहता हूं कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी, प्रत्येक व्यक्ति सनातनी। मजहब बदले गए हैं, पूजा पद्धति बदली है ना, लेकिन हमारे पूर्वज नहीं बदले हैं। हमारे पूर्वज तो एक ही है ना, हमारी मट्टी तो यही है ना। तो हम अपनी मट्टी को कैसे भूल सकते हैं? हम अपने पूर्वज को कैसे भूल सकते हैं? पूर्वज तो हमारे सब एक हैं, हम कोई बाहर के नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जितने धर्म के लोग हैं, वो उन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदली है, पूजा करने की, इबादत करने का तरीका बदला है, लेकिन मट्टी नहीं बदल गई, हमारे पूर्वज नहीं बदल गए। तो हमारा एक बहुत बड़ा आपके चैनल के सामने एक संदेश है कि जब हम सनातन की बात करते हैं तो हम आदि की बात करते हैं, पहले की बात करते हैं। और उस पहले में हम अपने राम और कृष्ण की अगर बात करते हैं, राम कृष्ण सबके पूर्वज हैं, चाहे वो यहाँ पे किसी भी धर्म और मजहब को मानने वाला है। वो कोई एक नहीं है, यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति कोई बाहर का नहीं है। सवाल आपसे वो ये है यही कि सरकार ने लव जिहाद का कानून बनाया है, जी। तो ये लव जिहाद का कानून कितना सही है, और आपको लगता है कि जो और भी राज्यों में जहाँ पर नहीं है ये कानून, वहाँ भी लागू होना चाहिए? देखिए, शादी की जहाँ तक बात है, ये शुरू से चला आ रहा है। कभी भी कोई भी किसी भी मजहब पे कहीं भी शादी वो लोग करते आ रहे हैं। वो उनका अपना अनुच्छेद 21 में इसका जिक्र भी है कि कोई भी बहुत शादी कर ये सकता निजी है। मामला है। लेकिन वहां पे ये गड़बड़ होता है जब अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर कोई विवाह के केसेस आते हैं, उसका विरोध है। ये लव जिहाद कानून जो है उस बात का विरोध करता है जब आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपा रहे, हाँ। और आप जो है उसके साथ सामने आते हैं, तो कौन इस युग में किसी को मना कर सकता है? कौन रोक सकता है? जोधा अकबर से लेकर आज तक के विषय पे आप जान लीजिए, ये तो पवित्र चीज है। लेकिन आप पवित्रता के साथ, तो उसका स्वागत है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ना हिंदू में हूं
न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। न हिंदू में हूं, न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। स्टूडियो में हमारे साथ है मनोज श्रीवास्तव जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं। सब ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मनोज जी, अभी एक अपडेट सामने आया है, जो बैठक चल रही थी किसानों सरकार की, वो टल गई है और 8 जनवरी को अब अगली बैठक होनी है। आज भी बैठक जो है उसमें भी कोई नतीजा निकला नहीं है। देखिए, ये तो निर्णायक बैठक 7 तारीख को ही होना था, तो एक दिन आगे शेष बढ़ा है। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि 7 का 8 हुआ है और 8 तक देश को अच्छी खबर मिलेगी। और ये किसान जिस विषय पे, और सबसे बड़ी बात कि आज जिस प्रकार से रिलायंस ने आगे आकर अपनी बात को स्पष्ट किया है, तो उससे काफ़ी माहौल बदला है। और शायद इसी लेकिन वजह से लगातार तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, लेकिन कोई समाधान इसका निकल नहीं पा रहा है। अब अगली तारीख 8 जनवरी, उसके बाद फिर तारीख पे तारीख। नहीं, मैं किसान कड़ाके की ठंड में है और किसान वहां मर भी रहा है। आपको बताऊं कि काफ़ी विषय पे सॉर्ट आउट हो चुका है। फरारी वाले मामले में सरकार बैकफुट पे आ चुकी मेन है। मसला तो किसानों का एमएसपी का, वो कह रहे हैं कि वो तो अड़े हुए हैं कि कानून को वापस ले। सरकार वापस ले नहीं रही है। देखिए साहब, इस पे वो किसान को भी समझना पड़ेगा कि जब सरकार ने एक कानून बनाया है और जब उस पे वो कटिबद्ध हैं कि हम साहब आपका उतने में हम खरीदेंगे, और उनकी जो कंफ्यूजन्स है वो एक एक करके परत उसको हटाई जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि 2 कदम अगर सरकार पीछे हटी है, और तो 2 कदम ये भी हट जाए, मामला सरकार से लिखित मांग की जा रही है कि लिखित में दे दे, तो सरकार क्यों नहीं दे रही है? अगर नहीं, बिल्कुल तैयार है। पिछले बार अगर कृषि मंत्री तोमर जी ने ये बात बिल्कुल कहा है कि हम इसको लिख के देने को तैयार है, सरकार लिख के देने को बिल्कुल तैयार है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के 2 साल आप इन कानूनों का पालन करिए, 2 साल बाद अगर कोई परेशानी आती है तो उसको वापस सरकार ले लेगी।
नहीं नहीं, देखिए वो तो वो उनका बयान है और बिल्कुल भी है। अगर उनको दिक्कत एक्चुअल में क्या है कि किसानों को इतना भ्रमित कर दिया गया है, तो वो भ्रम के कारण वो ऐसी चीजें हैं। और मुझे लग रहा है कि हर एक मीटिंग के बाद लोग, जरूर ये न्यूज आ रही है कि ये निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष नहीं निकलता तो पिछले बार जिस प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन लोगों ने खाना लंच साथ में किया था और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो उसकी एक बॉडी लैंग्वेज थी, चाहे वो सरकार के पक्ष की बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो आप किसानों के जो प्रतिनिधि वहाँ पे गए थे, इनके आप शारीरिक भाषा को अगर आप पढ़ें और देखें तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा था। और मुझे लग रहा है कि 7 का 8 हुआ है और 8 को ये निर्णय आ जाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल हमारा आपसे यह है कि क्या आपको लगता नहीं कि जिस तरह से राजनीति 2014 के बाद बदली है और जातिवाद के नाम पर, मजहब के नाम पर जो राजनीति हो रही है, तो आपको लगता नहीं कि 14 के बाद से इसमें बढ़ावा हुआ है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कहूँगा कि जातिवाद खत्म हो रहा है। हाँ। जातिवाद खत्म हो रहा है। हाँ। जातिवाद जब सपा या बसपा की सरकारें जब रहती हैं, हाँ। तो जातिवाद चरम सीमा पे होती है। हाँ। और इस वक्त जातिवाद खत्म हो रहा है और निसंदेह अगर जातिवाद अगर नहीं खत्म होता तो इनको इतनी बड़ी बढ़त। मध्य प्रदेश में एक बड़ा दंगा हुआ है और वहाँ पर एक रैली निकल रही थी हिंदू संगठन की, उस पर अटैक हुआ, कुछ लोगों ने पथराव किया और उसके बाद फिर जो है वहाँ की जो धार्मिक स्थल थे उनको तोड़ा गया। तो आपको लगता नहीं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए? देखिए, किसी भी धर्म का जो मामला होता है बहुत ही निजी और व्यक्तिगत होता है और धर्म को लेकर हर व्यक्ति को अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और है भी। और उसमें जो इंटरफेरेंस जब होता है एक दूसरे के धर्म के बारे में आक्षेप और प्रत्याक्षेप की जब लोग करना चालू करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होता है। ये आस्था का विषय है और हमें जिस प्रकार से हर व्यक्ति को अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का आस्था रखना चाहिए। जो संगठन बन रहे हैं तो बढ़ावा देते तो वही है, आपको लग रहा है कि उन्हीं के संरक्षण में ये सब कार्य होते हैं, चाहे जो भी हो? नहीं, उकसाने वाले कई लोग होते हैं उसमें। देखिए, हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता और ये दोनों पक्षों में होते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष देख लीजिए, चाहे वो आप इस्लामी पक्ष देख लीजिए, बात नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है चाहे वो कोई भी राज्य हो, बिल्कुल दिल्ली दंगे हुए उनको आप ले लीजिए और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ किसी तरीके से माहौल को बिगाड़ा जाए। देखिए, ये देश के अंदर ये विगत एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और इसमें विदेशी लोगों का भी एक है कि वो भी देश को एक कल्चर सा बनता जा रहा है कि भारत को घेरो और भारत की शांति व्यवस्था को भंग किया जाए। और मुझे लगता है कि अभी इनके सारे प्रयास विफल होंगे। भारत की जो मट्टी है ये प्रेम की मट्टी है और इस प्रेम की मट्टी को बहुत समय तक घोला बर्बाद नहीं किया जा सकता और आने वाला समय भारत का स्वर्ण युग आने वाला है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि लोग जागृत होने का प्रयास कर रहे हैं। पहले प्रयास नहीं करते थे, अब प्रयास चालू हो रहा है और हर चीज की एक सीमा होती है और जहां तक जातिवाद है, जातिवाद का बंधन अब टूट रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जाते जाते आप देश की जनता को क्या आप कहना चाहेंगे, संदेश क्या आपका? बस यही कहूँगा कि ये पिछले 2020 बड़ा ही कष्टकारी रहा। 2021 में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आर्थिक संपन्न राष्ट्र बने मेरा और खुशहाली रहे और इस नया वर्ष हमारा भारत तरक्कियों की कई सीमाएं लांगे और इसी नूतन वर्ष की सबको बधाई देता हूं। और एक विषय की बात अगर आप कहेंगे तो मैं ये कह सकता हूं जी कि आप अपनी मट्टी से, अपनी संस्कृति से जुड़े। जितना आप अपनी मट्टी से जुड़ेंगे उतना आपको अपनेपन मिलेगा। पश्चिमी सभ्यता को त्यागना होगा, स्वदेशी अपनाना होगा। मनोज जी, आपका धन्यवाद प्राइम टीवी पर। तो ये तो हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव जी, भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए प्राइम टीवी।